Hello and welcome you all to this e-learning platform of पढ़ लो इंडिया and I am Dimple, your physics mentor. आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है EM waves, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि EM waves, इसका मतलब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं. जो हमारी लाइट है वो क्या है, एक EM वेव है. वो लाइट क्यों हम बोलते हैं ना कि लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि लाइट जो है वो हमारा जो सन से हमारे तक लाइट पहुंच रही है वो कैसे पहुंच रही है, ऊपर तो सारा वैक्यूम है, उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में आती है. तो वैक्यूम में लाइट कैसे ट्रैवल करती है, तो लाइट वैक्यूम में इसलिए ट्रैवल करती है क्योंकि वो क्या है, एक EM वेव है. वो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसकी डिस्कवरी हुई कहां से थी. सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, सबसे पहले क्या दिया था, फैराडे ने लॉ दिया था. फैराडेज लॉ क्या है, जो हमने मैग्नेटिज्म जो हमारे EMF वाले चैप्टर में पढ़ा था, हमने क्या बोला था, ये बोला था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो उसके लिए फैराडे ने इक्वेशन दी थी कि EMF जो प्रोड्यूस होता है वो होता है d phi b by dt, कि चेंजिंग EMF विल प्रोड्यूस, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे कि अगर सपोज हमारा ये एक सिस्टम है जिसके अंदर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, अंदर की तरफ है. अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यहां जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ. तो जो हमारा करंट है, डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जैसे है और उसके बाद कर्ल योर फिंगर्स, तो वो क्या डायरेक्शन देगी हमें, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की. क्योंकि यहां पर अंदर की तरफ है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा करंट क्या है, इस तरफ फ्लो करेगा. हमारे जो करंट है वो किस तरफ फ्लो करेगा, इस तरफ. और हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा. जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो चेंजिंग है तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, करंट इस डायरेक्शन में है तो इसके परपेंडिकुलर हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये फैराडेज ने लॉ दिया था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम इस फैराडेज लॉ को थोड़ा चेंज करके बताते हैं कि मैक्सवेल ने क्या किया. उसके लिए हम कंसिडर करते हैं एक कैपेसिटर और वो कनेक्टेड है एक बैटरी से, ठीक है, जिसमें चार्जिंग होगी कैपेसिटर की. अब ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का. तो जब हमने बैटरी कनेक्ट कर दी कैपेसिटर में तो चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू होगा. अब ये प्लेट जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलने लगेंगे. तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर कहाँ जाने लगेंगे, यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेंगे. और यहाँ पर क्या है, हमें नेगेटिव चार्ज मिलना शुरू हो जाएगा. यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्लेट से खींचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. और वो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, इस प्लेट पर डिपॉजिट हो जाएंगे. ठीक है, तो इसका मतलब यहां से जो है वो DQ चार्ज निकल रहा है. हमने बोला कि यहां से जो है वो DQ चार्ज निकल रहा है और यहां पर जाकर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है DQ चार्ज. यहां से जो है वो DQ चार्ज निकल रहा है और यहां पर जाके क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है DQ चार्ज. अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा करंट है वो किस तरफ फ्लो कर रहा है, उस तरफ. इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव इस तरफ, यहाँ पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन. तो हमारा जो करंट है, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जा रहे हैं, तो हमारा करंट कहाँ फ्लो कर रहा है,
तो हमने कहा यहाँ पर कि DQ चार्ज जो है वो यहाँ से निकलकर कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो चार्ज जो है वो यहाँ से निकलकर कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, उस तरफ। तो हमारा करंट जो है वो इसमें इस सर्किट में फ्लो करेगा। करंट जो होगा वो क्या होगा, IC। ये करंट IC क्या है, ये हमारा है कंडक्शन करंट। क्या है हमारा, कंडक्शन करंट। करंट क्या है, IC जो हमारा कंडक्शन करंट है, जो किसने बताया था, एम्पियर ने। किसने दिया था ये करंट, एम्पियर ने दिया था। जैसे कि हमारी करंट की यूनिट भी क्या है, एम्पियर। तो एम्पियर ने बताया कि ये जो कंडक्शन करंट है ये फ्लो करेगा, जिसकी उन्होंने डेफिनेशन दी थी। क्या दी थी, जो करंट IC है वो है हमारा dQ/dt, कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम जो है वो हमारा क्या है, करंट। तो यहां पर जितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो क्या है, हमारा करंट बता रहा हो। वो करंट क्या है, हमारा IC, यानी कि कंडक्शन करंट। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करूं, यहां पर अगर मैंने एक्स पॉइंट कंसीडर करा, अब इस एक्स पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट अगर जहां पर है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर अब करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां पर क्या है, यहां पर इस पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अब ये चार्ज इस तरफ निकल रहा है, तो इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा करंट। अब करंट जो है वो इस तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कुछ होगी B, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कुछ होगी BX। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। बट क्या यहाँ पर ये जो कैपेसिटर के बीच में जो फ्री स्पेस है, इसको ले लेते हैं हम पॉइंट Y, क्या Y पर भी करंट होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एम्पियर ने दिया। कैसे दिया, एम्पियर सर्कुलर लॉ से। एम्पियर सर्कुलर लॉ जब हम लगाएंगे तो हम ये बता सकते हैं कि इस B की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ उससे हमें पता चलता है क्या, कि डेल्टा B डॉट DL, डेल्टा B डॉट DL क्या देगा हमें, म्यू नॉट IC। तो ये कंडक्शन करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमें किस तरीके से मिलेगा, एम्पियर सर्कुलर लॉ से। अब ये मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने बोला, एम्पियर्स ने बोला कि यहां पर ये जो फ्री स्पेस है Y पर, तो एट Y ये जो है डेल्टा इंटीग्रल B डॉट DL ये जो है वो म्यू नॉट 0, क्योंकि करंट जो है वो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एम्पियर ने बोला कि यहाँ पर पॉइंट Y पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 होगा, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। बट जब मैक्सवेल ने देखा, मैक्सवेल ने ये एक्सपेरिमेंट करा और मैक्सवेल ने यहाँ पर लेके आया निडल को, तो उन्होंने देखा कि जब मैक्सवेल ने यहाँ पर निडल रखा तो यहाँ पर भी निडल में क्या हुई, डिफ्लेक्शन हुई। यहाँ पर में निडल में डिफ्लेक्शन हुई, इसका मतलब यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो है वो मैक्सवेल ने कैलकुलेशन करी। उन्होंने देखा यहाँ पर भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है जितना कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब Bx जो है वो By के इक्वल है, Bx जो है वो By के इक्वल है। यहां पर भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है जितना पॉइंट X पर है। इसका मतलब पॉइंट X पर किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, इस कंडक्शन करंट की वजह से। तो पॉइंट Y पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस वजह से आया, क्योंकि वहां पर तो कोई करंट नहीं है। तो वो इसलिए आया क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की। अब कैपेसिटर जो है वो धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा कैपेसिटर पे वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, वेरिएबल है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है।
वेरिएबल या फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये वेरिएबल या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फैराडे ने क्या बोला कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर कैपेसिटर के बीच में जो फ्री स्पेस है Y पर, इस Y पर जो फ्री स्पेस है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया, वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आया? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसका मतलब ये जो एम्पियर की ये जो इक्वेशन थी, जहां पर उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड Y पर 0 हो जाएगा, वो हो गई गलत। तो मैक्सवेल ने ये चीज जो है वो गलत प्रूफ कर दी उनकी। अब मैक्सवेल ने बोला कि ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया, ये जो है वो उस टाइम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे लोग। उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ करंट की वजह से ही हो सकता है। उन्होंने ये एक्सेप्ट ही नहीं करा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। तो मैक्सवेल ने क्या करा? मैक्सवेल ने दी इसके लिए करंट, उन्होंने डेफिनेशन दी करंट की, जिसको हम बोला डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको क्या बोला गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल ने बोला ये करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हमने लिखा ID, जिसको हमने क्या लिखा? ID। और उन्होंने ये डेफिनेशन दी कि ID जो है वो है d phi E by dt। जो चेंजिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना चेंज होगा उस हिसाब से हमें क्या देगा? वो डिस्प्लेसमेंट करंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन जो मैक्सवेल ने दी वो दी एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt। अब उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही, तो इसका मतलब Bx जो है वो क्या है? इक्वल्स टू By है। इसका मतलब ये किसकी वजह से करंट आया? IC की वजह से। इसका मतलब IC और ID जो है वो भी सेम होने चाहिए। कंडक्शन करंट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट करंट होना चाहिए। तो हमारा ये जो कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट है, वो हमारा जो कंडक्शन करंट है IC क्या होता है? dq by dt, उसके इक्वल होना चाहिए, dq by dt के इक्वल होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या ये इक्वल आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं फाई। फाई क्या होता है हमारा? हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पता है फाई होता है E डॉट A cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, तो इसका एरिया जो होगा वो इस प्लेट का एरिया होगा, और प्लेट का एरिया वेक्टर जो है वो भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमारा E है। तो E डॉट A मतलब E और A के बीच में जो थीटा है वो क्या है? 0 डिग्री का। तो E डॉट A cos 0 हो गया। cos 0 क्या होता है? 1। तो ये हो गया EA। EA cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा EA। फाई जो आया हमारा, फाई E जो आया वो आया EA। अब अगर दो प्लेट के बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो क्योंकि हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि दो प्लेट्स के बीच में जो हमारा E होता है वो क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है हमारा? स्पेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है हमारा? स्पेस चार्ज डेंसिटी। अब सिग्मा क्या होता है? स्पेस चार्ज डेंसिटी मींस Q अपॉन A। सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन A। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? Q अपॉन A एप्सिलॉन। ये हमारा क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं फाई की वैल्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट करूं तो फाई आएगा मेरा Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये मेरा हो जाएगा फाई की वैल्यू। यहाँ A से A कट गया, तो यहां पर मैं फाई की वैल्यू जब पुट करूंगी, यहां पर जब मैं फाई की वैल्यू पुट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? ID is equals to एप्सिलॉन नॉट d by dt ऑफ फाई है। फाई क्या है? Q by एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज जो है वो तो वेरिएबल है, क्योंकि चार्जिंग, यहाँ पे जो चार्ज है वो किस वजह से आ रहा है? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की वजह से। तो ये तो वेरिएबल है, ये डिफरेंशियल के बाहर नहीं जा सकता। लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट है ये है कांस्टेंट, तो इसके
डेरिवेटिव से ये बाहर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय डी टी। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, हमें जो डिस्प्लेसमेंट करंट आया वो भी किसके इक्वल आ गया, dt के। तो आई डी भी आया हमारा डी क्यू बाय डी टी। इसका मतलब आई डी इज इक्वल्स टू आई सी। प्रूफ हो गया हमें कि हमारा जो आई डी है वो किसके इक्वल है, आईसी के इक्वल। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल है, इसलिए दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इक्वल होगी। बट यहां पर जो आईसी का जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो आईसी का डिस्प्लेसमेंट, जो चेंज इन चार्ज है, वो किस वजह से आ रहा है, यहाँ पर जो बैटरी में लगे, यहाँ से जो मेटल से जो चार्ज निकल रहा है उसमें जो चेंज आ रहा है, उसकी वजह से कंडक्शन करंट जो है वो फ्लो हो रहा है सर्किट में। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है वो किसके, कौन सा चार्ज चेंज हो रहा है, यहाँ पर वो चार्ज चेंज हो रहा है कैपेसिटर की चार्जिंग की वजह से। कैपेसिटर में जितना चार्ज चेंज होगा उस चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हमें मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। इस डिस्प्लेसमेंट करंट की डेरिवेशन से या फिर इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से जो हमारी कंटिन्यूटी ऑफ करंट है वो भी क्या हो गई, सक्सेसफुल हो गई। क्योंकि हमने क्या बोला कि करंट जो है वो एक क्लोज सर्किट में बहता है, करंट ओपन सर्किट में नहीं बह सकता। जब तक क्लोज सर्किट नहीं होगा तब तक करंट जो है वो उसमें फ्लो नहीं करेगा। बट यहाँ पर तो करंट फ्लो कर रहा था, यहां से निकल रहा था चार्ज, यहां तक जा रहा था, बट बीच में खाली था। तो यहाँ पर क्या था, बीच में लूप होल था। अब ये लूप होल को भी किसने फिल कर दिया, मैक्सवेल ने फिल कर दिया कि यहां पर भी करंट फ्लो कर रहा है, और वो फ्लो कौन सा कर रहा है, करंट आई डी। कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, आई डी। तो करंट जो जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आई डी है, और उसी डायरेक्शन में क्या है हमारा आईसी। तो ये आई डी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किस वजह से फ्लो कर रहा है, चार्जिंग जो हमारी कैपेसिटर हो रही है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट आया उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। किसकी वजह से आया, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो है वो किस फॉर्मूला दिया, किसने, मैक्सवेल ने। किसके द्वारा दिया गया, मैक्सवेल द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट का। उन्होंने ये बोला जो एम्पियर का लॉ है उसको मैं चेंज करूंगा। एम्पियर ने क्या लॉ दिया, एम्पियर ने लॉ दिया कि B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I था, और ये I क्या था, IC कंडक्शन करंट। उन्होंने ये बोला कि ये जो है ये इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ये इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, ये जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर मैं पूरे इक्वेशन की बात करूं तो जब जहां पर IC 0 हो जाएगा कैपेसिटर के बीच में, वहां पर B डॉट DL 0 हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसकी वजह से एम्पियर मैक्सवेल ने इक्वेशन दी जिसको हमने बोला एम्पियर मैक्सवेल लॉ। अब इस ये लॉ जो है वो चेंज होके क्या हो गया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। और ये मैक्सवेल ने क्या दिया कि B डॉट DL क्या होगा, म्यू नॉट IC प्लस ID। मींस डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये है हमारा मैक्सवेल ने जो करेक्शन करी एम्पियर्स लॉ में, क्योंकि उन्होंने ये देखा ये है इनकंसिस्टेंट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पूरी सेटिस्फाई नहीं कर रही इक्वेशन को। उन्होंने क्या करा, इसको चेंज कर दिया और करंट जो है वो अब क्या कर दिया, IC प्लस ID, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ऐसा नहीं है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट हमने ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, वैल्यू सेम रहेगी। क्योंकि जहां पे हमारा IC होगा वहां पे हमारा ID जो है वो 0 होगा। बाहर सर्किट में हमारा ID 0 है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर हमारा ID है, लेकिन हमारा IC क्या है, 0 है। तो वो ओवरऑल जो B की वैल्यू है वो उतनी ही रहेगी। और ये इक्वेशन जो है वो हमारी क्या कहलाती है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi E बाय dt। ये हो गई पूरी इक्वेशन कि B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi E बाय dt। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से जो करेक्शन आया एम्पियर्स लॉ में, ये किसने दिया, मैक्सवेल ने। तो ये हुआ हमारा स्टार्टिंग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और मैक्सवेल ने क्या करा कि पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पूरी थ्योरी जो है वो 4 इक्वेशन में समेट दी। उसमें जो 4th इक्वेशन है वो है हमारी ये वाली इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ।
जो है हमारी क्या है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। उन्होंने पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 4 इक्वेशन में समेट दिया कि सारे जो भी लॉज हैं, जैसे गॉस लॉ, कूलम लॉ, एम्पियर्स लॉ, सारे जो भी लॉज हैं वो इन 4 इक्वेशन से निकल आते हैं। वो हम बाद में देखते हैं। पहले हमें ये समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो कैसे मैक्सवेल ने फाइंड करा। डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से आया, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जो किसका लॉ था, फैराडे का लॉ था। उन्होंने ये बोला कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पहले हम मैक्सवेल्स इक्वेशन देख लेते हैं। जो 4 इक्वेशंस होती हैं, जो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी, जिसमें पूरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो समा जाता है इस 4 इक्वेशन में। तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस बोलते हैं इसे हम, मैक्सवेल्स इक्वेशन। पहली इक्वेशन जो मैक्सवेल ने दी, ये इक्वेशन चारों जो है वो मैक्सवेल्स की नहीं है। मैक्सवेल ने सिर्फ इनको क्या करा, कंबाइन करके एक तरह रख दिया। ये सारे जो है वो लॉज अलग अलग पर्सन द्वारा दिए गए हैं। पहला लॉ जो है वो क्या है हमारा, गॉस लॉ। पहला क्या है हमारा, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है कि जो फ्लक्स होता है, जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स इनक्लोज जितना होगा वो क्या होगा, फ्लक्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, चार्ज जितना इनसाइड है उसके या इनक्लोज जितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है। उस ये जो हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर के अंदर यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिंग था। ये तो फ्री स्पेस है या फिर वैक्यूम है। अब इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो फॉर्म हुई। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो मैक्सवेल द्वारा ढूंढने की, जिसके अंदर क्या कहा कि वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। तो मैक्सवेल ने जो एम्पियर मैक्सवेल लॉ दिया वो था B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस ID। मैक्सवेल ने जब एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ में करेक्शन करी तो उन्होंने क्या बोला कि B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस ID, या फिर B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi E बाय dt। एप्सिलॉन नॉट d phi E बाय dt ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है जो किसके द्वारा दिया गया, मैक्सवेल। तो ये क्या है हमारी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। क्या है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। ये 4 इक्वेशन जो है ये मैं एक जगह लिख देती हूँ, 4 इक्वेशन मैक्सवेल्स इक्वेशन। पहली कहां से आई, गॉस लॉ से आई, जो है हमारी E डॉट dA इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहां से आई है, गॉस लॉ से। सेकेंड इक्वेशन है हमारी मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते। ये क्या है, 0। थर्ड इक्वेशन है हमारी फैराडेज लॉ से आई, E डॉट dl इज इक्वल्स टू माइनस d phi B बाय dt। चेंजिंग मैग्नेटिक विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्थ इक्वेशन जो है वो हमारी आई एम्पियर मैक्सवेल लॉ, B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi E बाय dt। तो B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi E बाय dt। ये 4 इक्वेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन 4 इक्वेशन में हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो कवर हो जाता है, जो मैक्सवेल द्वारा दिए गए। ये पहला निकला गॉस लॉ से, ये है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैट्स, ये फैराडेज लॉ से, और ये फिर एम्पियर्स लॉ को करेक्शन करके, क्योंकि उन्हें लगा कि एम्पियर्स लॉ जो है वो इनकंसिस्टेंट है, वहां से करेक्शन करके मैक्सवेल ने ये फोर्थ इक्वेशन जो है वो निकाली, जिसको हमने क्या बोला, एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है वो होता है हमारा एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो है, जो हमारा सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, सोर्स ऑफ EM वेव
वो है हमारा क्या, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। अगर एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज क्यू है एक चार्ज पार्टिकल, वो सिर्फ स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, तो क्या ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, ये सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि चार्ज क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन अगर यही चार्ज जो है वो मूविंग हो जाएगा, इसमें स्पीड आ जाएगी, मूविंग हो जाएगा, और चार्ज जब मूव करता है तो उसकी वजह से क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब इस मूविंग चार्ज की वजह से हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, क्योंकि करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब यही चार्ज जो है वो एक्सेलरेट होगा, जब यही चार्ज क्या है, एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हमें ईएम वेव जो है वो देगा। कैसे, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूसेस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मींस कि जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये किससे प्रोड्यूस होता है, एलसी ऑसिलेशन से। जो हमने एलसी ऑसिलेशन जो पढ़ा है, उस एलसी ऑसिलेशन से जो है वो हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि एलसी ऑसिलेशन में क्या है, चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट करता है, और उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम वेरिंग है वो मिलता है हमें। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जैसे यहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिंग है। बट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसके साथ जो है वो वेरी करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इसके परपेंडिकुलर जो है वो वेरी करता है, और ये हमें क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होती है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों जो है वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं या फिर ऑसिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम वेरिंग होते हैं, ऑसिलेट करते हैं, और क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है ये ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो एक ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब है, दो तरह की वेव आपने पढ़ी होगी, 11th क्लास में पढ़ी होगी, 10th क्लास में पढ़ी होगी। दो तरह की वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब है जहां पर जो पार्टिकल की ऑसिलेशन है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, प्रोपगेशन ऑफ वेव के। तो इसमें क्या होती है, पार्टिकल ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन। पार्टिकल की जो ऑसिलेशन है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव। किसके, वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है वो पार्टिकल वाइब्रेट जब करेंगे तो उस वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जैसे हमारी साउंड वेव है। साउंड वेव क्या है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा वेव जो है वो प्रोपगेट करती है। अब जैसे जो जिसमें रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन होता है कि इसी डायरेक्शन में पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन में जो है वो हमारी वेव जो है वो प्रोपगेट कर रही है। बट जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है, जिसमें जो पार्टिकल ऑसिलेशन, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। बट जो हमारी वेव है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है हमारी वेव। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन जो हमारी वेव है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो सपोज एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव जा रही है और हमारे जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके परपेंडिकुलर जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, इसकी वजह से ये क्या है, हमारी ट्रांसवर्स वेव। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो क्या है, हमारी ट्रांसवर्स वेव। मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने ये कहा कि जितनी भी वेव्स हैं हमारी गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड, ये सारी वेव जिसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ते थे, अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज है वो है भी, बट ये सारी क्या है, ईएम वेव्स है, सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं या फिर वाइब्रेट करते हैं, किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर। तो इसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है जो क्या कर रहा है, प्रोपगेट कर रहा है स्पेस में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम मोस्टली क्या कहते हैं, स्पीड जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। इतनी तेज स्पीड से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो ट्रैवल करती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, हमारा जो वैक्यूम में ट्रैवल करता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो प्रोपगेट करती हैं, और किसके परपेंडिकुलर होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है, और वो किसके परपेंडिकुलर होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। किसके परपेंडिकुलर होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये तीनों जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स नेचर, जिसके अंदर हमारा जो वाइब्रेशंस है या फिर ऑसिलेशंस है पार्टिकल्स की, वो क्या है, परपेंडिकुलर होती है किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। अगर मुझे इक्वेशंस लिखनी हो, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें जब लिखना हो तो उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या है, वो होगा E नॉट। E नॉट क्या है, उसकी पीक वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो है हमारी E नॉट। E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। अब इसमें हमने जो इक्वेशन ली है वो ये ली है, इसमें हमने ये माना है कि जो हमारी वेव है वो प्रोपगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में, ये y है, ये z है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। हमने कहा कि जो वेव प्रोपगेट कर रही है वो कर रही है एक्स डायरेक्शन में, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेट कर रहा है वो कर रहा है वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई वाई। तो ई वाई जो वाई डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, इसका मतलब जे कैप आएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज जे कैप, क्योंकि ई जो है वो वाई में प्रोपगेट कर रहा है और हमारी वेव जो है वो कहाँ प्रोपगेट कर रही है, एक्स में। तो हम इक्वेशन को पढ़ते कैसे हैं, ये जो y है मतलब y कंपोनेंट ऑफ E, ये क्या है, इसकी पीक वैल्यू E नॉट साइन kx। अब इसमें k क्या है, x तो है हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन माइनस ओमेगा टी, ये कहलाता है फेज ऑफ वेव। ये इसको क्या बोलते हैं, फेज, क्या बोलते हैं, ये फेज ऑफ वेव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, इन फेज होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज, आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ये जो पार्ट है ये क्या है, ये सेम रहेगा। तो सेम फेज है, इसका मतलब हमारा
अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूं तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो क्या होगा बी नॉट, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है जेड डायरेक्शन में, तो बी जेड इज इक्वल्स टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये जो फेस है ये दोनों को क्या होगा सेम होगा, क्योंकि फेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फेज जो है वो सेम रहता है। अब इसमें सबसे पहले जब वेव प्रोपगेट कर रही है तो उसके कुछ होते हैं फंडामेंटल्स, जैसे कि वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी कि किस फ्रीक्वेंसी से वेव ट्रैवल कर रही है, अब सबसे पहले हम इस वेव को देखते हैं। ये एक्स डायरेक्शन जो है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, कि इस डायरेक्शन में वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में। ये हमारा वाई डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा जेड डायरेक्शन में क्या है मैग्नेटिक फील्ड। वेवलेंथ क्या होती है किसी भी एक वेव की, अगर ये एक वेव है, सपोज ये साइन वेव है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है कि एक क्रस्ट और एक ट्रो, ये क्रस्ट है, ये ट्रो है, फिर ये क्रस्ट है, तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है वेवलेंथ। तो ये कंसेक्यूटिव दो क्रस्ट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा वेवलेंथ। तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, या तो हम यहां से देख ले, ये जो है वो डिस्टेंस क्या होगी इसकी वेवलेंथ लैम्डा, जहां पर एक वेव कंप्लीट हो रही है, या फिर एक क्रस्ट के शुरू होने से लेकर दूसरे क्रस्ट तक उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द वेव। इसको हम किससे डिनोट करते हैं लैम्डा से। अब एक और वेवलेंथ, जैसे कि ये वेवलेंथ है लैम्डा, इसके साथ हमने एक और कॉरस्पॉन्डिंग नंबर जो है वो डिफाइन करा जिसको हम बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं वेव नंबर, जिसको हम लिखते हैं के से, और के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ये के जो है वो इस वेव में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। के जो होता है वो होता है वेव नंबर, जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिस पे डिपेंड कर रही है लैम्डा पे। तो 2 पाई बाय लैम्डा जो है वो हमारा क्या है वेव नंबर, जो हम इक्वेशंस में यूज करते हैं वो क्या करते हैं के, जो होता है वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव होती है कि एक सेकंड में कितनी वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी को हम या तो न्यू से डिनोट करते हैं या फिर सीधा लिख देते हैं एफ। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी, जो होती है कि एक सेकंड में वेव जो है वो कितना ट्रैवल करती है। टाइम पीरियड क्या होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड क्या है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी या फिर 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब हमारी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है एच न्यू या फिर एच एफ एच सी बाय लैम्डा। ये क्या होती है हमारी एनर्जी, एनर्जी ऑफ वेव, कि किस एनर्जी से वेव जो है वो प्रोपगेट कर रही है। तो ये हो गए कुछ हमारे पैरामीटर। अब आती है हमारी फ्रीक्वेंसी, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी, क्या होती है फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी ओमेगा, ओमेगा क्या होती है 2 पाई न्यू या फिर 2 पाई एफ, ये होती है हमारी क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई सी बाय लैम्डा। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, ये हमारी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू लैम्डा के टर्म्स में क्या होगा 2 पाई सी बाय लैम्डा। तो इसका मतलब जब हम वेव की बात कर रहे हैं तो वेव के लिए अगर मैं इक्वेशंस लिखूं तो जो हमारी दो इक्वेशन थी वेव की वो क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरा है
BZ इज इक्वल्स टू B0 साइन KX माइनस ओमेगा टी। ये दोनों फेज जो है वो दोनों इक्वेशन के सेम होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम फेज में होते हैं। सर आवाज आ रही है ना? अब इसको हम देखते कैसे, अगर मैं कहूं कि ये वेव जो है वो किस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है, तो ये डायरेक्शन जो है वो प्रोपागेट करने की क्या है, पॉजिटिव एक्स। इसका मतलब ये वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स में प्रोपागेट कर रही है। लेकिन अगर मुझे डिनोट करना हो कि वेव जो है वो नेगेटिव एक्स में कब डिनोट कर रही है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, प्लस। तो जब यहाँ पे प्लस होगा इसका मतलब वेव कहां प्रोपागेट कर रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। बट क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब वेव जो है वो कहां प्रोपागेट कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स। यहाँ पर क्या है, एक्स। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन ऑफ वेव। अब इसके बाद हम बोलते हैं कि स्पीड ऑफ वेव क्या होगी, किस वेलोसिटी से वेव जो है वो मूव करेगी। तो स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, ये स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। v इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा, कि स्पीड ऑफ वेव किस तरीके से दी जाती है, ओमेगा अपॉन के। क्या है ये, स्पीड ऑफ वेव। इसमें ओमेगा क्या है, हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के है हमारा वेव नंबर। ये है हमारा ओमेगा और ये है हमारा के। तो ओमेगा अपॉन के जब हम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ वेव। तो ये हो गई हमारी स्पीड ऑफ वेव। अब अगर हम एक क्वेश्चन करें इस पर, ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो दिया गया है, EX नहीं EY इज इक्वल्स टू 2 साइन 0.5x प्लस 10 टू द पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11t न्यूटन पर कूलम। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, किस डायरेक्शन में वेव जो है वो प्रोपगेट कर रही है। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव। और दूसरा हमने ये देखा कि यहाँ पर है x, इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। क्या होगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब माइनस आई कैप में हमारी जो वेव है वो क्या है, प्रोपगेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर क्या है, एक्स। तो एक्स में प्रोपगेट कर रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। दूसरा है स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव क्या है, ओमेगा अपॉन के। ओमेगा अपॉन के, तो ये है हमारी ओमेगा, ओमेगा टी होता है। तो ओमेगा होगा हमारा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन 0.5, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3, 5 इंटू 3 इज 3, 5 इंटू 3 इज 15, ये 3 माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, तो 11 माइनस 3 इज 8, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या आ गई, स्पीड ऑफ वेव। और यही किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका मतलब ये जो वेव है जिसकी इक्वेशन इस तरीके से दी गई, उसका स्पीड क्या है, वो किस स्पीड से मूव कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, और उसकी स्पीड क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें और क्वेश्चन भी बन सकते थे कि एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 2 वोल्ट पर मीटर। ये है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है हमारी किसकी वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू, के की वैल्यू, यानी वेव नंबर की वैल्यू। ये है हमारी ओमेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आएंगे कि हमें जो है वो एक वेव की इक्वेशन दे दी जाएगी और हमसे पूछा जाएगा कि कुछ क्वांटिटीज जो है वो निकाल के बताओ कि क्या है, जैसे कि स्पीड ऑफ वेव क्या है, किस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, ये इक्वेशन ऑफ वेव हो सकती है पॉसिबल कि नहीं हो सकती पॉसिबल। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन है। सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या है, सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन। सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन मींस उसके बाद अगर एक बार वेव जो है वो जनरेट होगी, जैसे हमने क्या बोला, सोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जनरेट होने का वो है, हमने बोला एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। इसका मतलब एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या करता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर एक बार जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाइब्रेट करने लग जाएगा, तो अब ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपने आप ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। ये अपने आप क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया और वो भी चेंजिंग है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लेंज़िस लॉ के हिसाब से क्या करेगा? जो इसको चेंज करने का जो काम कर रहा है उसी को अपोज करेगा, क्योंकि ये अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है। अब इसी चेंज को लेंज़िस लॉ के हिसाब से वो क्या करेगा? अपोज करेगा। फिर से क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या प्रोड्यूस कर देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग है, ये फिर से क्या प्रोड्यूस कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसके बाद अगर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया जो वेरिंग है, उसके बाद वो क्या है? सेल्फ सस्टेन होते रहेंगे, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ उससे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। तो ये क्या है? सेल्फ सस्टेन होते रहेंगे बार बार। अब मैंने जो बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम फेज में होते हैं, उसका कहने का मतलब ये है कि जहां पर मिनिमा है, इस वेव का पॉइंट, इस पॉइंट पर मिनिमा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मिनिमा है और मैग्नेटिक फील्ड का भी। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब ये सेम फेज में है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम वैल्यू दे रहा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की भी मिनिमम वैल्यू है। अब क्या है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये किस में ट्रैवल करती है? वैक्यूम में ट्रैवल करती है, क्योंकि इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। ये किससे ट्रैवल करती है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो है वो ट्रैवल करती है। अब इसमें जो हमने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, जो स्पीड ऑफ वेव जो है वो है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा अपॉन के क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। जो हमारी स्पीड ऑफ वेव है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कैसे दिया जाता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है परमिएबिलिटी। क्या है म्यू नॉट? परमिएबिलिटी। ये परमिएबिलिटी कहां से आता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। तो इसको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी से ही मतलब है सिर्फ, क्योंकि ये किससे प्रोपेगेट कर रहा है? वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। तो परमिएबिलिटी क्या होता है? किसी मीडियम की परमिएबिलिटी या फिर वैक्यूम की भी परमिएबिलिटी क्या होती है? कि उसमें कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। और ये क्या है? परमिटिविटी। ये है परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिएबिलिटी इंटू परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट मींस फ्री स्पेस। ये नॉट के मतलब है कि फ्री स्पेस में परमिएबिलिटी और परमिटिविटी क्या है। अगर मैं स्पीड ऑफ वेव बोलूं किसी मीडियम में स्पीड ऑफ वेव जो होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ म्यू एम एप्सिलॉन एम। मतलब मीडियम का परमिएबिलिटी और उसी मीडियम की परमिटिविटी, उसका अंडर रूट जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्पीड ऑफ वेव। क्या मिलेगा? स्पीड ऑफ वेव। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो म्यू आर है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, क्या कहते हैं इसको? रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है हमारा म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। ये क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। और इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी ई आर क्या होता है? परमिटिविटी इज ई एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस रिलेटिव परमिटिविटी को क्या बोलते हैं? हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये जो ई आर है ये हमारा के भी होता है, जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है हमारा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये ई आर जो है वो क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? एप्सिलॉन एम मतलब मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो ये है हमारा कुछ
और प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो अगर हम फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो वो कैसे निकलती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पीक वैल्यू है वो क्या थी, ई नॉट, और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू क्या है, बी नॉट। तो ई नॉट अपॉन बी नॉट जो है वो हमें क्या देता है, सी। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता चलती है, अगर मैं पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ लाइट। अब एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि कितनी एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो इन्फिनिटी से ट्रैवल करती हुई इन्फिनिटी तक जा रही है, तो हम पूरी टोटल एनर्जी तो उसके कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम कितनी उसकी एनर्जी है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं उससे कॉन्स्टिट्यूट जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करना चाहूं तो मुझे कहां से मिलेगी, वो कैपेसिटर से। कहां से मिलेगी, वो कैपेसिटर से। ये कैपेसिटर में इसकी एनर्जी क्या होती है कैपेसिटर की, 1/2 CV², हाफ CV² होती है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कितनी स्टोर होती है, हाफ CV²। तो C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A। C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D। और हमारा V पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, E = V/D होता है। तो पोटेंशियल क्या होगा मेरा, E × D, जिसमें D क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस, इस कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो E है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है हमारा E। तो ये हो जाएगा E × D² होल स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट A/D E² D²। तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे क्या आया, हाफ एप्सिलॉन E² और A × D, A × D रह गया। अब ये A × D क्या है, A है हमारा एरिया, D है हमारा डिस्टेंस। तो वॉल्यूम भी किसी चीज की क्या होती है, एरिया × डिस्टेंस होती है। तो एरिया क्या है इसका, A, और डिस्टेंस क्या है, D। तो A × D क्या होगी, वॉल्यूम। तो ये हो गई हमारी वॉल्यूम, तो इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम। तो ये होगा हाफ एप्सिलॉन E² × V। तो मेरी जो एनर्जी है U, इस एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, U। ये जो U है एनर्जी, अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूं तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा V से। तो जब मैं V को यहां ले गई तो V/U क्या होगा, U क्या है, स्मॉल u E। तो ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या हो गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E²। ये है हमारी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर मैं इस एनर्जी डेंसिटी का एवरेज निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का एवरेज लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे UE का एवरेज लेना पड़ेगा। तो UE का एवरेज मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट E² का एवरेज, पूरे का एवरेज। और ये एवरेज का मतलब क्या है, तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ गए। E², E की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट साइन kx माइनस ओमेगा t, ये E की वैल्यू होती है। जब मैं इसको स्क्वायर करूंगी तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो E0² कांस्टेंट है, E0² बाहर आ गया। साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t का जब मैं एवरेज लूंगी तो वो क्या मिलता है, हाफ। ये तो हम सबको पता है कि हाफ होगा एवरेज। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, UE की एवरेज वैल्यू क्या होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E²। ये है हमारी एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E²। वैसे ही अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी आती है वो आती है इंडक्टर की वजह से। ये उसकी लेंथ हो गई I, ये है करंट, ये हमारा B इस डायरेक्शन में I। तो एनर्जी डेंसिटी, तो U जो है वो किसी भी एक इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, वो होती है हाफ Li², हाफ Li²। L मतलब इंडक्टेंस, तो किसी भी एक इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, μ0 पाई R² N² L। ये होता है इंडक्टेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी एक इंडक्टर का।
और हमारा बी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लिंक टू अ सोलेनोइड क्या होता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन आई, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो u इज इक्वल्स टू हाफ, l की वैल्यू आएगी म्यू नॉट पाई n स्क्वायर आर एल, और I की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो क्या आएगा, b अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, b नॉट स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये हो गया I की वैल्यू। तो ये म्यू नॉट यहां से कटेगा, म्यू नॉट n स्क्वायर, हमारे पास क्या बचा, हाफ म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एल बी स्क्वायर। अब ये पाई स्क्वायर आर एल जो है, पाई स्क्वायर आर एल मतलब इसका जो रेडियस है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया, और एल क्या है, लेंथ, इसकी एल क्या है, लेंथ है। अब पाई आर स्क्वायर एल क्या होगी, इसकी वॉल्यूम हो गई, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम, तो ये हो गई वॉल्यूम। तो u इज इक्वल्स टू हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर, और ये हो गई वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी। तो u इज इक्वल्स टू हाफ म्यू नॉट, u अपॉन v इज इक्वल्स टू हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगी, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो सेम वही प्रोसीजर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में करा था, तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज यूबी की वैल्यू 1/4 म्यू नॉट बी स्क्वायर। ये होगी हमारी एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी की वजह से। तो हमें याद रखने वाली जो बात है वो दो बातें हैं, एक तो ही एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी U क्या होता है हमारा, UE इज इक्वल्स टू UB। वन अपॉन फोर, UE क्या है हमारा, 1/4 E स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट बी स्क्वायर। ये है हमारी एवरेज एनर्जी। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर किसके वजह से आई एवरेज एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और 1/4 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट स्क्वायर क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या आई, एनर्जी डेंसिटी। तो ये हुई हमारी एनर्जी डेंसिटी। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। इंटेंसिटी क्या होता है ईएम वेव की, एनर्जी क्रॉसिंग per unit time in the direction of propagation, in the direction perpendicular to the direction of propagation of wave. Direction of propagation of wave. तो एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ये क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। तो इंटेंसिटी क्या है, कैसे दिया जाता है, I इज इक्वल्स टू एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, U अपॉन AT, ये हमारी इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी आता है हमारा हाफ, अगर मैं एनर्जी डेंसिटी किसकी बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बात करूं, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू C,
ये है हमारी किसकी वैल्यू, इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी ये याद रखने वाली बात है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में के टर्म्स में अगर हम बात करें। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में टर्म्स में बात करेंगे तो क्या आएगा, हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर सी। तो ये किस में आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में। अब आता है हमारा मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी तक हमने जो भी प्रॉपर्टीज की बात करी, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, वो सब किसके कॉरस्पॉन्डिंग था, वेव के। हमने वेवलेंथ की बात करी, वो भी वेव की एक प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। अब हम बात करने जा रहे हैं मोमेंटम की। मोमेंटम तो एक पार्टिकल का कॉन्स्टिट्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। तो इसका मतलब ये जो वेव पार्टिकल डुअलिटी थी कि वेव जो है वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है, वेव जो है एज अ वेव भी बिहेव करती है, वो जो है वो किसने दी, डी ब्रोगली ने। किसने दी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हमें पता चला क्या, वेव पार्टिकल डुअलिटी, कि लाइट जो है वो बोथ एज अ पार्टिकल और बोथ एज अ वेव जो है वो शो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शो करती है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या बताता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, मतलब वेवलेंथ क्या है, एच अपॉन मोमेंटम। वेवलेंथ इज एच अपॉन मोमेंटम। और हमारी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू क्या है हमारा, एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि न्यू क्या होता है हमारा, सी बाय लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी की जगह हमने लिख दिया सी अपॉन लैम्डा। और अगर मैं यहां से P निकालू तो P क्या होगा, H अपॉन लैम्डा। P होगा हमारा H अपॉन लैम्डा। तो H अपॉन लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ क्या रख दी, P। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू, या फिर U इज इक्वल्स टू हमारा PC। H अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, P, और यहां पर आ गए C। तो मेरा मोमेंटम क्या होगा, U अपॉन C। तो मोमेंटम की वैल्यू क्या आ गई, एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्या है हमारा मोमेंटम ऑफ वेव, क्या है मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ वेव क्या बताता है हमारा, U अपॉन C। तो यहां पर हमारा पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज खत्म होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। किसकी बात करते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहले तो हमें बोल दिया जाता था विबग्योर है, स्पेक्ट्रम हो गया, वो है हमारा स्पेक्ट्रम, की विजिबल लाइट में सिर्फ हमें स्पेक्ट्रम दिखता है। बट हम क्या है, अब हम जो नॉन विजिबल लाइट्स हैं उसमें भी अगर हम फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेव की बात करें तो वो हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम ईएम वेव्स का, किसके बिहाफ पे, फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ को एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी बना के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने क्लास में भी जब हम डिवीजन कर देते हैं कि इसके मार्क्स इतने हैं, इसके कम है, इसके ज्यादा है, ऐसे इस तरीके से जब हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, किसी एक प्रॉपर्टी को बेस बनाकर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी क्या लिया, फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ, तो तब जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें जो हमने क्लासिफिकेशन करा है वो हमने करा है फ्रीक्वेंसी, यह है इस तरफ फ्रीक्वेंसी और इस तरफ है हमारी वेवलेंथ। तो अगर मैं बात करूं जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है वो होती है सबसे पहले गामा रेज। गामा रेज की सबसे छोटी वेवलेंथ होती है वो होती है गामा रेज, जिसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होती है गामा रेज। फिर होती है हमारी एक्सरे, फिर आती है हमारी यूवी रेज, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, फिर उसके बाद माइक्रोवेव और उसके बाद रेडियो वेव्स।
तो ये होती है हमारी क्लासिफिकेशन, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। अब इसमें जो मैंने क्लासिफिकेशन करा है वो मैंने इस तरफ करा है वेवलेंथ का, कि वेवलेंथ अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊं तो वेवलेंथ क्या है मेरी इंक्रीज हो रही है। सबसे शॉर्टर वेवलेंथ जो होती है वो किसकी होती है, गामा रेज की। शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है, गामा रेज की। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐसे बढ़ती है कि सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेज की। सबसे छोटी वेवलेंथ गामा रेज की, हाई फ्रीक्वेंसी गामा रेज की। और एनर्जी भी सबसे ज्यादा हाई किसकी होती है, गामा रेज की। तो एनर्जी किस तरफ बढ़ रही है, ऊपर जाते जाते एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी भी ऊपर जाते जाते बढ़ रही है, लेकिन वेवलेंथ जो है वो घट रही है जैसे मैं ऊपर जा रही हूं। मतलब नीचे आने पे वेवलेंथ जो है वो मेरी बढ़ रही है। क्यों, ई होता है मेरा एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। तो एनर्जी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, लेकिन वहीं पर वेवलेंथ जो है वो कम होगी अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है। अब एनर्जी ज्यादा है गामा रेज की तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। तो ये जो है वो क्लासिफिकेशन होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो हमारा क्या है, गामा रेज। ये की क्लासिफिकेशन करना हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका हमने क्लासिफिकेशन करा है डिपेंडिंग अपॉन उसकी वेवलेंथ या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले गामा रेज, एक्सरे, यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर उसके बाद आएगा हमारा माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव्स। तो इसका मतलब रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है और सबसे कम एनर्जी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो अब हम एक एक वेव को है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो वेव्स की। सबसे ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो वेव्स की। और सबसे ज्यादा हाई वेवलेंथ किसकी है, वो है रेडियो वेव्स की। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसका सोर्स कैसे डिटेक्ट होता है और क्या उसके यूजेस है, स्पेक्ट्रम क्या है उसका वेवलेंथ का और क्या उसके यूजेस है। तो रेडियो वेव्स में सबसे पहले सोर्स जो है वो रैपिड एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसमें एंटीना वगैरह यूज करते हैं हम रेडियो वेव्स को ट्रांसमिशन करने के लिए। तो ये एंटीना वाला जो है सोर्स जो है वो हमारा क्या है कि रैपिड एक्सेलरेशन, एकदम से एक्सेलरेशन हो जाए एरियल में, हवा में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेलरेट और डिसेलरेट जब होते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, रेडियो वेव्स। जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो किस वजह से होती है, हमारी रेडियो वेव्स की वजह से। जो एंटीना वगैरह जो है हमारी कम्युनिकेशन कहाँ पे है, रेडियो वेव्स की वजह से। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है। वेवलेंथ होती है 0.1 मीटर से भी ज्यादा, ग्रेटर देन 0.1 मीटर। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 500 किलोहर्ट्ज से लेके 1000 मेगाहर्ट्ज तक। बस फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए इसकी एनर्जी भी है कम होती है। किसमें यूज करते हैं, कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है इसको। किसमें यूज किया जाता है, रेडियो कम्युनिकेशन में। रेडियो या फिर टेलीविजन जो हमारा सिस्टम है उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो हम कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जिसमें हम स्काई वेव, स्पेस वेव की बात करेंगे, तो उसमें किस चीज का यूज होता है, रेडियो वेव्स का। सेल्यूलर फोन्स, जो हमारे फोन्स है, ये रेडियो वेव्स जो है वो यूज करते हैं किसके लिए, ट्रांसमिट करने के लिए बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी को। तो इसलिए हमारा रेडियो वेव जो है वो यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ओवन तो आपने सुना ही होगा, तो वहां से क्या है हमारा माइक्रोवेव, क्योंकि उस माइक्रोवेव ओवन में हमारी जो फ्रीक्वेंसी या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज की जाती है माइक्रोवेव होती है, इसलिए उनका नाम भी क्या है, माइक्रोवेव पड़ा है। माइक्रोवेव का जो सोर्स है वो है क्लिस्ट्रॉन वेव या फिर मैग्नेट्रॉन वेव। ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, या फिर कहो कि डायोड, ये उनका डिवाइस है। वहां से जो है वो ये माइक्रोवेव जो है वो इमर्ज होती है, सोर्स होता है उनका। ये वेवलेंथ जो है वो ये है 0.1 वेवलेंथ जो है वो है 1 मिलीमीटर से लेकर 0.1 मीटर तक। ये उसकी वेवलेंथ की रेंज है माइक्रोवेव की, कि इस रेंज में हमारी जो वेवलेंथ है 1 मिलीमीटर से लेकर 0.1 मीटर तक। तो माइक्रोवेव जो है वो कहाँ यूज किया जाता है, रडार कम्युनिकेशन में। कहाँ किया जाता है, रडार कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है किसको, माइक्रोवेव्स को। और माइक्रोवेव ओवंस में भी जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज की जाती है वो होती है हमारी माइक्रोवेव। इसमें क्या किया जाता है कि माइक्रोवेव जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैच किया जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है। जैसे हमने खाना रखा माइक्रोवेव के अंदर, तो उसमें खाना गर्म कैसे हो जाता है? क्योंकि खाने के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसके साथ ये माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच करवाई जाती है, तो रेजोनेंस क्रिएट हो जाए। जब फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो क्या होगा? रेजोनेंस क्रिएट होगा। तो उस रेजोनेंस की वजह से एनर्जी जो है वो इस वेव से ट्रांसफर हो जाती है खाने में, और वो क्या है? हीट की तरह से फॉर्म होती है और हमारा खाना जो है वो गर्म हो जाता है। तो माइक्रोवेव इसमें होता क्या है? वन में सिंपल रेजोनेंस क्रिएट किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी के साथ, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच की जाती है, रेजोनेंस क्रिएट होता है और एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है उस मॉलिक्यूल के अंदर और हीट हो जाता है। उस एनर्जी की वजह से वो क्या है? खाना जो है वो हीट अप हो जाता है, उनको थर्मल एनर्जी मिल जाती है। अब आता है हमारा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का जो सोर्स है वो है हमारा वाइब्रेशंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। कोई भी एटम और मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करते हैं इसको हम हीट वेव भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हीट वेव्स। ये इंफ्रारेड तो हम भी, कोई भी इंसान जो वाइब्रेट कर रहा है जिसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है? हमारा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का वेव सोर्स है। तो वाइब्रेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल जहां पर होते हैं वो क्या करते हैं? सोर्स देते हैं किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रारेड वेव्स का। तो वेवलेंथ क्या है? 700 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। तो 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक की जो रेंज है वो किसकी है? इंफ्रारेड वेव्स की। इनको क्या बोलते हैं? हीट वेव्स भी बोला जाता है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे मटेरियल्स में, उसकी वजह से क्या होता है? ये वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रेडिली जो है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको? इंफ्रारेड को। और उसकी एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है? उसमें हीट जनरेट होती है, क्योंकि थर्मल मोशन शुरू हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी से क्या होती है? हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है और वो हीट अप हो जाते हैं, उसकी वजह से सराउंडिंग्स भी हीट हो जाती है। इसलिए क्या बोलते हैं? क्योंकि कोई भी मटेरियल जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही जल्दी इंफ्रारेड को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब्सॉर्ब करने के बाद उसमें क्या आती है? उसमें एनर्जी आ जाती है और वो एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हीट वेव्स भी बोलते हैं। इसमें क्या है? ये जो इंफ्रारेड है इसकी जो वेवलेंथ है, जो स्कैटरिंग होता है, रेले स्कैटरिंग की वजह से जो स्कैटरिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है λ⁴। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम स्कैटरिंग होगी। तो इसकी वेवलेंथ की वजह से इसकी स्कैटरिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होती है इसकी। 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर की वेवलेंथ होती है, तो स्कैटरिंग जो है वो बहुत ही कम होती है इसमें। तो स्कैटर नहीं होता फॉग और स्मोक में, क्योंकि इनकी क्या है? वेवलेंथ ज्यादा है। तो इसलिए ये वहां पर यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्कैटर जो है वो कम होता है, तो देखने के लिए यूज किया जाता है। विजिबल, ये तो सबसे ज्यादा सुनने में आया कि हमारा जो विजिबल जो रीजन है वो क्या है? हमारा विबग्योर जो हम देखते हैं, जो कलर्स हमें दिखते हैं वो क्या है? इसी रेंज में। इसकी जो वेवलेंथ है वो है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। जो हमें सारे कलर्स दिखते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब क्या है? इस वेवलेंथ की रेंज में होते हैं। सबसे कम वेवलेंथ वाला जो है हमारा क्या होगा? वॉयलेट। और सबसे ज्यादा क्या है? रेड। तो ये रेंज जो है वो हमारी क्या है? विजिबल रेंज है। फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है? 4 × 10⁻⁴। अगर हमें एक रेंज पता है, अगर हमें वेवलेंथ की वैल्यू पता है तो हमें उससे फ्रीक्वेंसी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि न्यू = c/λ होता है। तो अगर हमें लैम्डा पता है तो हम न्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि c तो कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट। तो न्यू = c/λ। अगर हमें लैम्डा पता है तो हम न्यू निकाल सकते हैं, न्यू पता है तो लैम्डा निकाल सकते हैं। तो हमें एक चीज याद रखने की जरूरत है किसी भी, या तो वेवलेंथ याद रख सकते हैं हम सब वेव्स की, या फिर फ्रीक्वेंसी। हमें वेवलेंथ पता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो क्या है? 4 × 10⁻⁴ से लेके 7 × 10⁻⁴ हर्ट्ज तक। ये जो स्पेक्ट्रम है विजिबल वाला, ये विजिबल स्पेक्ट्रम जो है क्या करता है? हमारी जो आई की जो नर्व है, जो हमारी नर्व, जो हमने नर्व सेल पता होगा आपको, ये जो नर्व एंडिंग होती है सेल की, जो नर्व सेल की नर्व एंडिंग होती है, उसको क्या करता है? ये स्टिमुलेट कर देता है नर्व एंडिंग को, जिसकी वजह से क्या है? हमें दिखता है। तो ये जो पार्ट, ये स्पेक्ट्रम का पार्ट जो हमारी आई डिटेक्ट कर लेती है, क्योंकि हमें दिखता है वो चीज। बाकी इंफ्रारेड हमें नहीं दिखता, यूवी नहीं दिखता, रेडियो वेव्स, ये सब हमें नहीं दिखता, क्योंकि हमारी जो आई है इसको
डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो विजिबल वाले को क्या करता है, जो हमारी नर्व एंडिंग है उसको ये स्टिमुलेट कर देता है वो फ्रीक्वेंसी, और उसकी वजह से हमें क्या है वो दिखता है, विजिबल हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विजिबल रेज या विजिबल वेव्स। अल्ट्रावायलेट या फिर यूवी, ये तो बहुत ही वो है चर्चित। यूवी रेस कहाँ से मिलती है हमें, सनलाइट से मिलती है। और यूवी रेस से क्या होता है, जब इसीलिए हमारा जो है वो ओजोन लेयर है, क्योंकि यूवी रेस जो सनलाइट से आ रही है, सन से आ रही है, वो जो है वो उसको ट्रैप कर लेती है, क्योंकि ये क्या है, हार्मफुल है। तो इसका सोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन एटम एमिट्स, जैसे इलेक्ट्रॉन के क्या है, शेल से अलग अलग, ये न्यूक्लियस है, अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन किसी, जैसे सपोज 3, 4 या 5 किसी शेल में है और उससे वो जंप करके सेकंड शेल में आ रहे हैं, थर्ड से सेकंड में आ रहे हैं या फोर्थ से थर्ड में जा रहे हैं, तो जब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट करते हैं एनर्जी, तो हमें क्या मिलती है, यूवी रेज मिलती है। लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करते हैं, तो एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां जंप करा, एनर्जी जो है वो बाहर निकली, तो ये एनर्जी जो हमें निकलती है ये क्या देती है हमें, यूवी लाइट। ये क्या है, सोर्स किसका, यूवी लाइट का। इसकी वेवलेंथ क्या है, 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। ये कहाँ यूज किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है, क्योंकि लीथल मीन्स ये मारने का काम, किलिंग, लीथल होती है, किल कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इसलिए ये फूड प्रिजर्वेशन में काम लिया जाता है। यूवी रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ग्लास जो है, कांच जो है वो, ऑर्डिनरी ग्लास जो होता है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जब हम ग्लास के पीछे होते हैं तो हमें टैनिंग नहीं होती, क्योंकि सनलाइट से क्या यूवी रेज आ रही है, तो उससे वजह से हमें टैनिंग नहीं होती, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेज को। ऑल्ट्रेशन घी में भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फ्लोरेसेंस की। तो इस वजह से ये हमारे यूवी रेज जो है वो डिफरेंट चीजों में काम आता है, जैसे कि फूड प्रिजर्वेशन में, स्टेरिलाइजेशन में काम आता है। अब आता है हमारा एक्सरे। एक्सरे की जो वेवलेंथ की जो स्पेक्ट्रम है या बैंडविड्थ है वो है हमारी 10⁻³ नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक। 10⁻³ नैनोमीटर मीन्स 10⁻³ इंटू 10⁻৯ मीटर, मतलब 10⁻12 मीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक। सोर्स क्या है, जब हम बम्बार्ड करते हैं बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन, जब मेटल पे बम्बार्ड करते हैं तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो होती है हमारी एक्सरेज। क्या होती है, बम्बार्डमेंट ऑफ मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। कोई मेटल है सरफेस, उससे हम बहुत ही तेजी से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जब उसको हम बम्बार्ड करते हैं तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो किस में निकलती है, एक्सरेज में। किससे निकलती है, एक्सरेज में। ये डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जो हमारे, जैसे हम कहते हैं ना बॉडी का एक्सरे हो जाता है, तो ये है डायग्नोस करता है। ये डायग्नोस्टिक टूल है जो मेडिसिन वगैरह या फिर ट्रीटमेंट में, जैसे कैंसर वगैरह, ये बहुत सारी चीजों में ट्रीटमेंट है, उसके लिए जो है वो एक्सरे यूज किया जाता है। क्योंकि क्या कर देता है, ये डैमेज कर देता है टिश्यूज को या फिर ऑर्गेनिजम्स को। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने में भी काम आता है। जैसे ब्रैग्स लॉ क्या होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ये ब्रैग्स लॉ होता है कि क्रिस्टल है, जैसे क्रिस्टल है, ये एटम है, तो क्रिस्टल के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे जो है वो उस पर एमिट करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, किस वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी, उससे हमें डी की पता चलता है। ये क्या है, ब्रैग्स लॉ। तो ये किस लिए यूज किया जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी उसको स्टडी करने के लिए भी यूज किया जाता है, क्या, हमारा एक्सरेज। अब आता है हमारा लास्ट, गामा रेज, जिसकी सबसे ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ है, सबसे ज्यादा हाई एनर्जी है। हाईएस्ट एनर्जी जिसकी है वो क्या है, हमारी गामा रेज, हाईएस्ट एनर्जी या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ जो है वो क्या है, कम है, बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है गामा रेज की 10⁻³ मीटर से भी कम होती है। रेडियो एक्टिव डिके, जैसे कि जब हमारा अल्फा डिके या बीटा डिके होता है तो उसमें क्या है, कभी कभार जैसे अल्फा डिके हुआ हमारा, थोरियम, यूरेनियम से थोरियम में आया, तो क्या होता है कि वो जब अल्फा डिके होने पर जो हमारा न्यूक्लियस आया, वो न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो वो एक्साइटेड स्टेट से वापस लोअर स्टेट में आने के लिए जब वो एनर्जी जो है वो रिलीज करता है, वो एनर्जी जो है वो क्या होती है, गामा रेज। तो कब सोर्स क्या है, रेडियो एक्टिव डिके। जब रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, सपोज अल्फा डिके या बीटा डिके हो रहा है, तो इलेक्ट्रो जो हमारा न्यूक्लियस है
अल्फा डीके या बीटा डीके के बाद न्यूक्लियस जो है एक्साइटेड स्टेट में रहता है, तो उसके बाद लोअर स्टेट में आने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है हमारी गामा रेज। बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है जो कहां पर इमिट होती है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में। ये कहां पर यूज किया जाता है, मेडिसिन में यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये लीथल होता है, ये किल कर देता है, कभी कभार तो अच्छे सेल्स भी किल कर देता है, बट ये कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह में यूज किया जाता है। जो ये एक्सरे है हमारा, ये एक्सरे जो है वो, जैसे हम एक्सरे लेते हैं ना बॉडी का, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर वेवलेंथ है, ये क्या करते हैं, हमारी जो फ्लैश है, फ्लैश से तो पास हो जाता है लेकिन हड्डियों से टकरा जाता है, इसलिए हमें क्या मिलता है, एक पिक्चर मिल जाती है हड्डियों के साथ। फ्लैश से तो क्रॉस कर जाती है एक्सरे, लेकिन हमारी बोन से जो है वो टकरा के वापस आ जाती है, बोन से जो है वो ये पास नहीं होती, इसलिए हमें जो है वो एक्सरे करते हैं हम बॉडी का, जिससे हमें क्या मिलता है, देखने को मिलता है कि कहीं पर कुछ फ्रैक्चर वगैरह, हड्डी वगैरह तो नहीं टूटी हुई। अगर हड्डी टूटी होगी तो वहां से वो क्रॉस कर जाएगी रेस, अगर नहीं टूटी होगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बोन से तो वो क्रॉस नहीं करती। तो इस तरीके से ये क्या है, डायग्नोस्टिक टूल होता है। वैसे ही हमारा गामा रे जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट में भी, क्योंकि इसमें भी लीथल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये किल कर देते हैं किसको, सेल्स को, जो बेकार सेल्स है, कभी कभार तो अच्छे सेल्स भी किल्स हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें क्या पता चल रहा है कि कहां पर जाकर कौन सा सेल अच्छा है कौन सा बुरा है। तो ये क्या है, लीथल इफेक्ट होता है इनका, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये यूज किया जाता है मेडिसिन में, ताकि डिस्ट्रॉय कर सके कैंसर सेल्स को। तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया, एंड थैंक यू सो मच।